हाँ जी। नमस्कार 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 देवियों और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, आज हम लोग स्पेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं। स्पेरिकल मिरर हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। हमने उसको 10th में भी पढ़ा था। 10th में भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी उसमें। मतलब नॉर्मली सभी बच्चे मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ वाले केसेस करके रखते हैं, तो वो वाला चीज ज्यादा दिक्कत नहीं है। स्पेरिकल मिरर में इनफैक्ट कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करूंगा, जिससे कि इसमें से ज्यादा सवाल आते भी नहीं है। क्वेश्चन किस में से ज्यादा आते हैं? रिफ्रैक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिफ्रैक्शन से ही 90% ऑफ द क्वेश्चन आए। तो क्या सर मिरर किसी काम का नहीं, मिरर किसी काम का है। लेंस प्लस मिरर के भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो लेंस के पीछे मिरर लगा दिया। तो अब जब लेंस पढ़ लेंगे तो लेंस प्लस मिरर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हमें करनी पड़ेगी। आज कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है। पहला हमने उस दिन सीखा था कि ये जो जगह होती है ना, ये बाउल जैसा होता है, बाउल जैसा। ये बाउल जो है, तो बाउल का ज्योमेट्रिकल सेंटर इज कॉल्ड पोल। ये बाउल जैसा बन जाएगा, बाउल, तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर इज कॉल्ड पोल। अगर आधा मिरर काट दूं तो पोल चेंज नहीं होता। अगर किसी ने कहा कि आधा बाउल हमारे पास है, ये आधा है, तो इसका पोल कहां होगा, तो आप आधे के मिड पॉइंट पे नहीं बोल देना। पोल कभी चेंज नहीं होता किसी बाउल का। तो अगर कोई आधा बाउल दिया है तो आप उसको पहले एक्सटेंड कर दो, फिर उसका पूरा बाउल बना दो। उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी कि उसके पूरे कर्वेचर का सेंटर जो आ जाएगा वही है हमारा पोल। अच्छा, अब जिस स्फीयर का ये हिस्सा है उस स्फीयर का सेंटर सी है। उस स्फीयर से पोल तक का जो डिस्टेंस, सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर से पोल को ज्वाइन करते हुए जो लाइन ड्रॉ करोगे उसका नाम हमने रखा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मेन जो बातें हैं ये थोड़ा दिमाग में रखनी होती है। ज्यादा कहानी में डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन बस जल्दी जल्दी से ये सब बातें हमारे सामने से निकल जानी चाहिए। कभी कोई इन चक्करों में फंसाएगा तो हमको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। ठीक, चलिए आगे मिरर के रोटेशन से क्या फर्क पड़ता है उसको नेक्स्ट आगे करेंगे। तो मान लीजिए एक ऐसा मिरर की बात हो रही है जो ये कॉनकेव मिरर है। हालांकि हमने अभी कॉन्सेप्ट में नाम कॉनकेव मिरर नहीं लिखना है। इसमें एक ऐसा इंसिडेंट रे आ रहा है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कुछ नहीं दिया तो जो जितना कर्वेचर दिया उसका मिड पॉइंट को हम पोल कह देंगे, और जहां पे सेंटर है वहां से अगर मिरर को ज्वाइन करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये रेडियस आर है, और ये यहां पे ये नॉर्मल हो जाएगा। ये वाली लाइन नॉर्मल टू सरफेस है, ये नॉर्मल है। तो जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुआ ऐसा मान लिया, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करेगा उस पॉइंट का नाम हमने कुछ लिख दिया। मान लो उस पॉइंट का नाम हमने एफ लिख दिया, और यहां से पोल से वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको x मान लिया, और मैंने पूछा x का वैल्यू बताओ, फाइंड x। तो जो आंसर है वो अभी शुरुआत में जैसे बचपन में हमें पढ़ाया जाता है कि कोई भी रे मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो इंसिडेंट होके प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करती है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, और पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। लेकिन x का वैल्यू फोकल लेंथ नहीं है, x का वैल्यू r माइनस r/2 सेक थीटा है, और थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। यहां पे अगर ये रेडियस आर है, ये पूरा डिस्टेंस रेडियस आर है, और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है तो यहां भी एंगल थीटा ही होगा, यानी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। अगर ये डिस्टेंस अगर इस लेंथ को मैं x मान लूं तो इसको भी x लिखना पड़ेगा। ये लेंथ r/2 है,
तो ये r/2 sec थीटा हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस r माइनस एक्स है। तो P से F तक का जो डिस्टेंस है, PF लिख देते हैं उसको x की जगह। P से F तक का जो डिस्टेंस है वो r माइनस एक्स है, और x का वैल्यू r/2 sec थीटा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल देख लो, ऐसे है, ये r/2 है, यहां 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। तो ये लेंथ हो गया r/2 sec थीटा। अगर ये लेंथ r/2 sec थीटा तो ये r माइनस एक्स हो गई, r माइनस r/2 sec थीटा, ये PF हो गया। ये फोकल लेंथ के बराबर नहीं है। तो फोकल लेंथ किसको कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं ऐसे रे को जहां पे लाइट रे टकरा के दोनों एंगल थीटा कैसे हो गया, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। एक लाइट रे आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां पे जब जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, अगर मैंने सेंटर से ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको कहते हैं नॉर्मल। अगर ये दोनों, ये लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस आपस में पैरेलल है, तो किसी भी लाइन जॉइनिंग के करस्पॉन्डिंग एंगल, ये ऑल्टरनेट वाले एंगल सेम होंगे, यानी यहां थीटा लिखा तो यहां भी थीटा होगा। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगा, यानी नीचे भी थीटा हो गया, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ थीटा बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ थीटा बनाएगा। तो एक ट्राइंगल बन गया है जो आइसोसेलेस लग रहा है, क्योंकि दो एंगल थीटा है। अगर यहां से आइसोसेलेस में सामने वाले लंबे साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे तो दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, जिसमें अगर ये यहां से F से लेकर C तक के डिस्टेंस को मैं x मान लूं, और ये डिस्टेंस r/2 हो गया, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस r था, r/2 के दो टुकड़े हैं, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा r/2 sec थीटा। तो ये पूरा लेंथ P से लेकर C तक का, पोल से लेकर सेंटर तक का पूरा लेंथ r है, ये डिस्टेंस r/2 sec थीटा है, तो ये r माइनस r/2 sec थीटा हो गया। तो आपको यह पता चला कि इंसिडेंट रे के एंगल पर डिपेंड करेगा कि रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करता है। लेकिन अभी ये जो रेज है जिसमें थीटा बड़ा एंगल है, ऐसे रेज को हम मार्जिनल रेज कहते हैं। तो हमारे चैप्टर में दो तरह के रेज होंगे। पैरा एक्सियल रेज हैं वो रेज जो कि स्मॉल एंगल पे इंसिडेंट होते हैं, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इस रे में ऑलमोस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और इंसिडेंट एट स्मॉल अपर्चर, इंसिडेंट क्लोज टू पोल होता है, ऐसे रेस। तीसरे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर formed using पैराएक्सियल रेज। हमको जब भी सवाल सॉल्व करना होगा ऑब्जेक्ट इमेज का, तो हमेशा हमको पैराएक्सियल रेज लेने पड़ेंगे, जिसमें आई, आर, ये सारे एंगल थीटा, ये सारे एंगल स्मॉल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल जो भी और अदर एंगल दिए होंगे। मार्जिनल रेज वो रेज हैं जो कि लार्ज अपर्चर के मिरर पे टकराएं या लार्ज एंगल पे इंसिडेंट हो। इंसिडेंट एट लार्ज एंगल। अगर स्मॉल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल रहे हैं तो अवे फ्रॉम पोल, यानी आपने बोला जी हमने ऐसे रेज भेजे जो कि दूर दूर टकरा रहे हैं, ये मार्जिनल रेज हो गए। या फिर ऐसे रेज भेज रहे हैं जो लार्ज एंगल पे टकरा रहे, जैसे 30 डिग्री पे टकराए, तुमने बोला देखो पोल पे ही टक्कर आ रही है लेकिन बड़े एंगल पे टकरा रहे हैं, हम ऐसे रेज को भी मार्जिनल रेज बोलेंगे। लेकिन कभी ऐसे रेज आ रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल आसपास है, और जो रे इंसिडेंट रे हम यूज कर रहे हैं, जो इंसिडेंट रे हम यूज कर रहे हैं वो पोल के इतने आसपास इंसिडेंट हुआ कि उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यूज बहुत स्मॉल हो गए, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के वैल्यूज भी बहुत स्मॉल हो गए, बिल्कुल आसपास की जगह। तो जो एरिया रिफ्लेक्शन के लिए हम यूज करते हैं
वो स्मॉल होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल आसपास में टकरानी चाहिए, तब आई आर ये सब बिल्कुल सीधा छोटा छोटा एंगल रहेगा। अगर स्मॉल एंगल रहेगा तो जिस पॉइंट पर रे आपस में मीट करेंगे फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, उसको हम फोकस कहेंगे। तो फोकस कौन सा पॉइंट है? फोकस वो पॉइंट है वेयर पैराएक्सियल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस द प्रिंसिपल एक्सिस। और ऐसे में फोकल लेंथ का फॉर्मूला r/2 हो जाएगा। ओनली फॉर पैराएक्सियल रेज ही फोकल लेंथ डिफाइंड है। लेकिन अगर कोई फोकल लेंथ पूछे तो r - r/2 सेक थीटा बोलना नहीं है, बोलना उसमें r/2 ही है। तो r - r/2 सेक थीटा क्या है? वो पॉइंट है जहां पे कोई और पैरेलल रे, कोई भी पैरेलल रे जिस पॉइंट से पास करेगा उसको फोकस नहीं कहते। पैराएक्सियल रेज वाले रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होके जिस पॉइंट से क्रॉस करते हैं उसको फोकस कहते हैं। तो फोकस फिक्स है, हर पैरेलल रे फोकस से पास नहीं करेगा। तो मार्जिनल रेज बनाने हैं तो या तो पैरेलल रखना है, अगर तुम्हें कि हम पैरेलल रखना चाहते हैं लेकिन हम पैराएक्सियल भी रखना चाहते हैं, तो पोल के बिल्कुल पास पास टक्कर मारो। और अगर दूर टक्कर मारोगे तो वही पैराएक्सियल रेज नहीं कहलाएंगे, उनको मार्जिनल बोलेंगे। अगर तुम कहते हो नहीं हम मार्जिनल तो बनाना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि पोल के पास ही रहे, तो मैं कहूंगा एंगल बढ़ा दो, पैरेलल मत रखो, एंगल ऐसे टेढ़ा करके भेजो। तो भी हम लोग जिन रेज से इमेज फॉर्मेशन करेंगे वो पैराएक्सियल रेज है, और पैराएक्सियल रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब बहुत स्मॉल होगा। तो ये जो पीछे फॉर्मूला देखा, अगर इसमें थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाए तो हम इसको पैराएक्सियल रेज कहेंगे, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला r - r/2 हो जाएगा। थीटा अगर 0 डाल दे r/2, ये तभी है, मतलब फोकल लेंथ यही है। आप ये नहीं कहना हमने 30 डिग्री पर लाइट रे इंसिडेंट करा तो उसका फोकल लेंथ बताओ। फोकल लेंथ तो r/2 ही रहता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला कभी बदलता नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है मैंने 30 डिग्री पर रे इंसिडेंट किया, तो वो कहां से पास करेगा? अब आपको ऑप्शन दिया है फोकस से पास करेगा, दूसरा कह रहा फोकस के अंदर से पास करेगा, फोकस के बाहर से पास करेगा। तो वो आपको इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 30 डिग्री डालोगे तो एक आंसर सॉल्व होगा। वही आंसर से तुमको पता लगाना पड़ेगा कि फोकस से ज्यादा आंसर r/2 से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। समझ गए क्या? तो कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराए फोकस से पास नहीं करेगी, तो सर कहां से पास करेगी? हमने तो यही सुना कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर से टकरा के जिस पॉइंट से पास करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, या जिस पॉइंट से पास होते हुए अपीयर होती है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। नहीं, वो रे पैराएक्सियल होगी तभी उसको फोकस कहेंगे, अदरवाइज वो फोकस के अलावा किसी और पॉइंट से क्रॉस कर जाएगी। तो सर फोकस किसको कहेंगे? फोकस r/2 को ही कहेंगे। फोकस उन्हीं रेस को कहते हैं जो पैराएक्सियल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाले प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करें आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ गए? तो सवाल में अगर ऐसा दे ही दिया, देखो मैं आपको एक बताता हूं, एक राज की बात इस चैप्टर में। ये राज की बात अगर आपने याद रखी तो कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। राज की बात सुनना, अगर आपको रे वाला सवाल होगा, रे या तो रे वाला सवाल होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट इमेज का सवाल नहीं है, ये यहां पे ये नहीं लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा है तो उसका इमेज कहां बनेगा, ये नहीं दिया। ये लिखा है कि ये एक रे इंसिडेंट होने आई तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे क्रॉस करेगी। आप खेल समझ गए? या तो रे वाला सवाल होगा या फिर ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने वाला सवाल होगा। आप ऑप्टिक्स में कभी तीसरा सवाल नहीं पाएंगे। या तो रेज गिवन होगी कि एक रे आ रही है तो टकराने के बाद वो कहां जाएगी, लेंस से क्रॉस होने के बाद क्या होगा, प्रिज्म से क्रॉस होने के बाद क्या होगा, स्लैब से क्रॉस करने के बाद उस रे का क्या होगा। सारे सवाल या तो रे बेस्ड होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट इमेज की ये ऑब्जेक्ट रखा है, अब ऑब्जेक्ट दे दिया तो रे देता नहीं है, रे आप खुद ही ड्रॉ कर लो। लेकिन और बढ़िया बात क्या है कि ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए हजारों रेस काम कर सकती हैं, लेकिन हम इमेज हमेशा पैराएक्सियल रेस से बनने वाला ही कंसिडर करेंगे। यानी कि हमारा चैप्टर में
कभी भी मार्जिनल रे से बनने वाले इमेज को हम लेंगे ही नहीं। तो हम लोग अगर पैरा एक्सियल रेज वाले रेस से ही इमेज बना रहे हैं तो पैरा एक्सियल वाला तो r/2 पे ही जाके अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजा तो उसका फोकस फिक्स है। बाकी किसी रेस का फोकस यानी फोकस से पॉइंट पास करना जरूरी नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस मिरर को कि भाई कोई भी रे टकरा के इसके फोकस से ही पास करे तो स्फेरिकल मिरर का शेप बदल के पैराबोलिक मिरर करना पड़ेगा। अगर पैराबोलिक मिरर लगा दो तो पैराबोला में एक ही फोकस होता है। क्या आपको इस बात का आइडिया है? आपको इस बात का आइडिया है? तो आप कहेंगे सर हमने अगर बड़ा ऑब्जेक्ट रखा तो उससे आने वाले रेस को हम तो कंट्रोल करेंगे नहीं। बड़ा अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे छोटे एंगल पर भी रेस टकराएंगे और लार्ज एंगल वाले रेस भी टकराएंगे। छोटे एंगल वाले भी इमेज बनाएंगे और लार्ज एंगल वाले भी इमेज बनाएंगे। तो सर बहुत सारे रेज इमेज बनाएंगे तो फिर इमेज भी हर ये जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो तो हर एक के लिए बदल जाएगा। तो फिर सर इमेज कैसे बनेगा? हमारे को फॉर्मूला जो सिखाया वो 1/v + 1/u = 1/f तो हमने सीख लिया, लेकिन वो फॉर्मूले में तो फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट ही बदल गया। तो फिर इमेज कैसे बनेगा? तो मैं आपको बोलता हूं उसमें इमेज डिस्टॉर्टेड ही बनेगा। ऐसे इमेज के साथ जो डिस्टॉर्शन या प्रॉब्लम आती है उसको हम स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो लेंस है ये अलग अलग पैरेलल एक्सिस को एक पॉइंट पर कन्वर्ट, ये जो मिरर है अलग अलग आने वाले पैरेलल एक्सिस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। इसलिए अगर तुम बहुत सारे पैरेलल बीम भेजोगे तो मार्जिनल वाले अलग पॉइंट पे जाएंगे और ये वाले अलग पॉइंट पे जाएंगे जो पैराक्सियल वाले हैं। तो आपको एक जगह इमेज बनेगा ही नहीं, डिस्टॉर्टेड इमेज बनेगा स्फेरिकल एबरेशन। अगर कोई कहता है स्फेरिकल एबरेशन हटा दो तो आपको स्फेरिकल मिरर को हटा के उसकी जगह पैराबोलिक मिरर लगाना पड़ेगा। पैराबोला में एक ही फोकस होता है। हां जी, a,0 पे। अगर y² = 4ax है तो a,0 पे फोकस होता है, यानी कोई भी पैरेलल बीम भेजे उस a वाले पॉइंट से ही जाके निकल जाएगी। खैर हमको लेकिन पैराबोलिक मिरर पढ़ना नहीं है, पैरा एक्सियल रेज और ये हो गया। अभी आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग जो फॉर्मूले अभी डिराइव करेंगे उसमें क्या लिमिटेशन है और क्या अच्छी बात है। देखिए, द फॉर्मूला कनेक्टिंग UVF इज फॉर स्फेरिकल मिरर इज वैलिड ओनली फॉर मिरर्स हुज साइजेस आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि अगर साइज छोटा लोगे तो छोटे साइज पे आने वाले जो रेज है वो हमेशा स्मॉल एंगल पे ही टकराएंगे। अगर आपने इतना बड़ा मिरर लिया और उसके कंपैरिजन में इस मिरर का केवल ये वाला इतना सा ही हिस्सा लिया तो अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो ऑब्जेक्ट इस जगह पर भी टकराएगा, रेज इस जगह पर भी टकराएगा, इस जगह पर भी टकराएगा। अब सेंटर अगर यहां है तो ये वाले जो रेज हैं वो लार्ज एंगल पे टकरा रहे हैं, तो सबके लिए इमेज अलग अलग पॉइंट पे बनेगा। लेकिन अगर आपने स्मॉल अपर्चर लिया तो फिर आने वाले रे स्मॉल एंगल पे टकराएंगे, तो उसके लिए फोकल लेंथ एकदम फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स है तो स्फेरिकल मिरर के लिए हमेशा स्मॉल मिरर साइज होना चाहिए, यानी रेडियस आर ऑफ कर्व, इसका अपर्चर का रेडियस, ऐसे मिरर है, ऐसे इसका अपर्चर है, तो अपर्चर का रेडियस अलग हो गया और मिरर का रेडियस अलग हो गया। तो अपर्चर का रेडियस इज मच लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सर्फेसेस बट नॉट फॉर लार्ज स्फेरिकल। बिल्कुल गलत बात है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक के लिए वैलिड है, लेकिन यह बात सही लग रही। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। यह वाला आंसर सही हो गया। बट आप फोकस को लेके कंफ्यूज नहीं हुई है। अगर कोई आपसे कहे कि मार्जिनल रे के लिए फोकल लेंथ क्या होता है तो आपको r/2 ही बोलना है। पैराक्सियल रे के लिए पैराक्सियल रे और मार्जिनल रे के लिए फोकल लेंथ नहीं होता, फोकल लेंथ होता मिरर के लिए। और मिरर दे दिया तो फोकल लेंथ r/2 से हमें निकाल लेना है, फोकल लेंथ फिक्स है। लेकिन यह कहे कि पैरेलल एक्सिस, पैरेलल रेज भेजा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से पास करेगा या नहीं, वो बात आप कहेंगे कि पैराक्सियल रेज है तो पास करेगा, पैराक्सियल नहीं है
तो पास नहीं करेगा। यह बात आपको बोलनी है ना। फोकस तो जहां होता है r/2 पे वही बोलना है, ठीक है। हाँ, साइन कन्वेंशन कर लेते हैं और फिर फॉर्मूला कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन मैंने सिंपल बना रखा है और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये साइन कन्वेंशन से आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप कोई और साइन कन्वेंशन भी फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी लाइफ में यही चैलेंज नहीं। कुछ लोग इतना सेंटी हो जाते हैं टीचर्स कि अगर बच्चा उनका साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहा तो एकदम जान ही खींच लेते हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है इंटेलिजेंट बच्चे मतलब वो समझते हैं साइन कन्वेंशन का मतलब कन्वेंशन है भाई। अगर कोई कहता नहीं सर हम तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, अबे तो तुम नीचे का पॉजिटिव ले लो यार, ऊपर का नेगेटिव हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो ऊपर बोलना, पॉजिटिव आएगा तो नीचे बोलना। ये तो हमारी समझ की बात है। इसलिए कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है, कन्वेंशन लिखा है, लॉ नहीं है। लेकिन मैं जो लेता हूं वो मैं बताता हूं, तो आप जो है उसी को फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। अब इंसिडेंट रे क्या होती हैं? इंसिडेंट रे वो होती है जो टकराने के पहले वाली रे होती हैं। टकराने के बाद उनका नाम रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे या क्रॉस हो गई तो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। तो अगर लेंस होता तो क्रॉस आगे जाती तो रिफ्रैक्टेड रे हो जाता। अभी टकराने के पहले वाली ही इंसिडेंट रे, तो इसमें इंसिडेंट रे राइट में चल रही है। दूसरी बात है कि डिस्टेंस इज मेजर्ड, एनी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी डिस्टेंस इज पोल। पोल को हम ओरिजिन ले लेंगे, ये पोल को ओरिजिन ले लिया। तो अगर आगे वाले डिस्टेंस मेजर करने तो भी पोल से, पीछे वाले डिस्टेंस मेजर करने तो भी पोल से, लेकिन मैंने ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो ये वाले डिस्टेंस पॉजिटिव हो गए और पीछे आने वाले डिस्टेंस नेगेटिव हो गए। यानी कि मिरर में जो लेफ्ट साइड है, यानी कि जो रियल रीजन है वो नेगेटिव डिस्टेंस में चला गया, और जो वर्चुअल रीजन है, वर्चुअल रीजन वो पॉजिटिव डिस्टेंस में चला गया। यानी कि अगर तुम्हारा आंसर V पॉजिटिव आ रहा है या U पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल इमेज है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। जबकि लेफ्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज आ रहा है, मिरर के सामने आ रहा है, तो वो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है। यहां पे सचमुच रेज रहते हैं, यहां वाले डिस्टेंस नेगेटिव है। तो नेगेटिव डिस्टेंस का मतलब रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव डिस्टेंस का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। चलिए तीसरी बात है कि डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। बस 3 चीजें हो गई, आंसर खत्म हो गया। अब फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं लेकिन डेराइव नहीं करूंगा, डेरिवेशन आप अपने आप एनसीईआरटी से देख लीजिए। हालांकि डेरिवेशन कोई पूछता नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी मूर्खता होगी डेरिवेशन रट के जाना। बट वी हैव सो मेनी थिंग्स टू लर्न एंड रिमेंबर। प्लीज डू नॉट रिमेंबर द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। क्या करना है? 1/v प्लस 1/u इज 1/f। ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। अब हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टू अवर साइन कन्वेंशन, हमारा जो फोकल लेंथ है वो है नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। देख लो आप, ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस यहां लेफ्ट में है। मैंने बोला ना, पोल से लेफ्ट वाली जगह नेगेटिव हो गई और राइट वाली जगह पॉजिटिव हो गई। मैं लेफ्ट राइट इसलिए नहीं बोलता हूं ज्यादा, क्योंकि हर बार मिरर ऐसा हो जरूरी नहीं। मान लो किसी ने बोला सर एक सवाल ऐसा देखा कि कॉनकेव मिरर ऐसा था और रे लेफ्ट में जा रही थी। अब सर रे अगर इंसिडेंट वाली मिरर की तरफ जाएगी तो ऐसे लेफ्ट में चलना पड़ेगा, तो लेफ्ट वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव लिखूंगा और राइट वाले डिस्टेंस को नेगेटिव लिखूंगा। तो सर अभी तो आप इसको बोलते थे, उसको बोलते थे, हम इसको नहीं बोलते थे, हम इंसिडेंट रे के हिसाब से बोलते थे। तो मेरे लिए लेफ्ट राइट के हिसाब से आंसर नहीं आ रहा, रियल और वर्चुअल के हिसाब से आ रहा है। रियल जगह नेगेटिव है और वर्चुअल जगह पॉजिटिव है। रियल मिरर के सामने की दुनिया नेगेटिव डिस्टेंस है, नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव पोजीशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो। और वर्चुअल दुनिया में ऑब्जेक्ट या इमेज गए
पीछे गए मिरर के तो उसको हम पॉजिटिव डिस्टेंसेस से मेजर करेंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना कि हाँ सर हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम बना लेते थे तो राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता था, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्सिस, वही तो आपने करा है, तो आप सीधा एक्स और वाई एक्सिस बना लेते। नहीं, अगर ये बनाए तो राइट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव हो गया। तो हमारा सवाल टू सवाल पॉजिटिव का साइन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन रियल साइड हमेशा नेगेटिव है और वर्चुअल साइड हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरा अगर इमेज पोजीशन का आंसर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव सुनते ही मुझे रियल इमेज है ऐसा पता चल जाएगा। खेल समझ गए क्या? 1/v प्लस 1/u इज 1/f कर दिया, तो v का वैल्यू uf अपॉन u माइनस f हो गया। इसको नोट कर लो, यही डायरेक्ट लगाना, f का वैल्यू uv अपॉन u प्लस v हो गया। इसको नोट कर लो, यही डायरेक्ट लगाना, यही। फॉर्मूले पे ही फोकस रखिएगा, ज्यादा सॉल्विंग पे नहीं, डायरेक्ट इस पे, इसको याद कर लेना है, इसको याद कर, uf अपॉन u माइनस f। बहुत सारी चीजें थोड़े नए तरीके से सिखाऊंगा अभी आपको, एक दो पॉइंट और बताऊंगा, बिल्कुल नया मेथड है, किसी को नहीं पता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि आपने नाम सुना होगा उस मेथड का, लेकिन अंडररेटेड है, कोई ज्यादा यूज करता नहीं, हम यूज करके आपको उसका एक्सपर्ट बना देंगे, आप दूसरे चश्मे से भी देख पाओगे। हालांकि सवाल आसान आते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए एक टर्म लिखता हूं मैं, मुझे पता नहीं मैंने आगे लिखा है कि नहीं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, शायद आगे भी लिखा है ये हेडिंग, लेकिन यहीं पे खत्म कर देते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मैंने देखा ये कॉनकेव मिरर का फोटो बना रहे, इससे चिंता मत करना। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिससे इमेज यहां बना, मान लो यहां बना, तो आपने कहा जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका ए डैश बी डैश इमेज है, तो ऑब्जेक्ट के साइड्स को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया, इमेज के हाइट को हाइट ऑफ इमेज लिख दिया। लेकिन मुझे ये देखने पे ऐसा लग रहा है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में कुछ रेशियो चल रहा है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो अगर यहां पोल है तो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दो सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, तो रेशियो हाइट से हाइट का रेशियो, डिस्टेंस से डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई यू मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स, लेकिन मैं लगा दूंगा साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। जो ऊपर वाले डिस्टेंस है वो प्लस है, नीचे वाले डिस्टेंस माइनस है, यहां माइनस लगा दिया, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस उधर भेज दिया, माइनस v बाई यू। सर इसमें माइनस क्यों नहीं लगाया, इसमें भी माइनस लगाया, माइनस v और माइनस u, तो ये दोनों माइनस माइनस से कट गए, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको याद कर लो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस v बाई यू। v क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो बचपन से सुनते हैं, सर इसमें क्या खास बात है, कोई खास बात नहीं है, ये पहले से जो आता था वही चलेगा। लेकिन मैं आपको ऐसे बोल देता हूं, माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, इसको याद कर लीजिए, इसी को याद करते हुए चलना, माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, माइनस एफ अपॉन यू माइनस, इसको याद कर लेना, इसको माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ याद रखिए। इसी सवाल में अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पता लगाना हो तो ऐसा नहीं करना कि सर पहले 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाएंगे, उससे v का वैल्यू पता चल जाएगा, फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस v/u में v का वैल्यू कैलकुलेट करके रख देंगे। ना 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 ना, तुम्हें कुछ कैलकुलेट ना करना पड़े, प्लीज डू नॉट सॉल्व ट्वाइस, डू नॉट सॉल्व ट्वाइस, किसी भी सवाल को दो बार सॉल्व नहीं करना, इतना टाइम नहीं हमारे पास। आप अप्रोप्रिएट फॉर्मूला ही याद करके जाइए और डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाइए, जल्दी से करना है, जल्दी जल्दी। ये कॉन्वेक्स मिरर है
जिसका फोकल लेंथ वर्चुअल साइड में, सर वर्चुअल तो पॉजिटिव होता है, तो ये फोकल लेंथ +10 हुआ या -10, +10 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट रियल साइड में रखा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, वो हो गया -10 सेंटीमीटर। ज्यादा चिंता नहीं करनी है सर रे किधर से भेजे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, राइट साइड क्या लेना, ना ना, आप देखो वर्चुअल साइड में जो है वो पॉजिटिव है, रियल साइड में जो है वो नेगेटिव है। हालांकि ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर रखा है, इसको हमने प्लस लिख दिया है, इमेज जिधर भी बनेगा उसके हिसाब से साइन अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज, तो पोजीशन पूछा है तो v का वैल्यू आया था uf अपॉन u प्लस एफ, uf अपॉन u माइनस एफ, u माइनस एफ, u की जगह लिखा -10, f की जगह लिखा +10, और u की जगह लिखा -10, f की जगह लिखा +10, तो ये हो गया -100 -20 तो +5 का मतलब है इमेज बना राइट साइड में, तो पोजीशन ऑफ इमेज इधर आ गया 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ये हो गया। मैग्निफिकेशन अगर डायरेक्टली पूछा जाता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन नाम लिख देते हाइट ऑफ इमेज से, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u ऐसे लिख दो, नहीं तो f अपॉन u माइनस एफ भी लिख सकते हो। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +4 इक्वल टू माइनस और +5 अपॉन -10, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, हाफ हो गया, हाइट ऑफ इमेज आया 1/2, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 इंटू 4, 2 सेंटीमीटर आ गया हाइट ऑफ इमेज। ये +2 सेंटीमीटर आया, यानी इमेज ऊपर ही बन गया 2 सेंटीमीटर का। अच्छा, टाइप ऑफ इमेज पूछा है, तो इमेज पीछे बना, यानी कि वर्चुअल एंड अपराइट इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अपराइट, ऑब्जेक्ट जैसा इमेज भी वैसा। अच्छा, ये मिरर आपने कहीं देखा है क्या, ये वाला मिरर कहीं देखा है? Have you seen this? Have you used this mirror somewhere? हाँ, डिमिनिश्ड इमेज है, बहुत बढ़िया बोल रहे हो भाई, डिमिनिश्ड इमेज है, आधा मैग्निफिकेशन। बताओ, हैव यू सीन दिस मिरर, हैव यू यूज्ड दिस मिरर समवेयर? ऐसा मिरर का कोई एग्जाम्पल या कोई पर्पस बताइए। ये कार का रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कभी भी आपको रे डायग्राम बनाने की इच्छा हो तो पहले एक पैरेलल रे भेजो, रिफ्लेक्ट होके वो अपने आप कहां से पास करेगा, फोकस से, बिल्कुल सही बात। दूसरा रे आप भेज दो इस पोल पे टकराते हुए, जितने एंगल पे टकराया उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर दो, वो भी कहां से पास करेगा, इस पॉइंट से जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होंगे, वहीं पे एक छोटा सा इमेज बन जाएगा। अगर आपके बिल्कुल अंदर कीड़ा है कि नहीं सर हम तो डायग्राम ड्रॉ करके पता लगाएंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लो, 2 रेस बना दो, हमेशा एक तो पैरेलल ही निकाल दो, तो एक पैरेलल निकालोगे तो प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए दिखेगी, तो पैरेलल बीम भेजी, टकराने के बाद फोकस से ऐसे लाइन आती हुई दिखेगी। दूसरी, पोल पे टक्कर मार दो, पोल पे जितने एंगल पे टक्कर मारा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो उसको पीछे एक्सटेंड करने पर 2 लाइन पीछे इंटरसेक्ट होती हुई दिखेंगी, जहां इंटरसेक्ट हो गई वही आंसर हो गया। चलिए, A student performed the experiment of determination of focal length of a concave mirror by UV method. UV method क्या होता है उसको छोड़ो। Using an optical bench of length 1.5 meter, the focal length of the mirror is 24 centimeter. तो focal length तो 24 सेंटीमीटर दे दिया। अब क्वेश्चन में ऐसे 4 वैल्यूज, ये 6 वैल्यूज दिए हैं, बोल रहा है कौन सा सेट गलत है, यानी कि किससे सॉल्व करने पर आंसर 24 नहीं आएगा। तो आप 42 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 56 करके देखिए तो आंसर क्या आएगा, जरा चेक करो, या फिर 48 का तो आएगा ही 24, ऐसे ही इसका और इसका 60 इंटू 40
डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। अभी इसका चेक करो, 66 इंटू 33 अपॉन 99, ये कैंसिल किया तो ये 3 आ गया, ये कैंसिल किया तो 22 आ गया, मतलब ये आंसर गलत है। इसका सॉल्व करो, 78 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 78 प्लस 39, अगर ये कैंसिल करेंगे तो 39 से ये 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया, 79 इंटू 3 होता है 26, तो ये भी गलत हो गया, मतलब ये दो ऑप्शन गलत हैं, बाकी ऑप्शन सही हैं, चेक कर लो भैया। पता नहीं ये एडवांस में आया क्यों ये सवाल, मुझे तो समझ नहीं आया कि ये आया क्यों सवाल, मतलब ये एडवांस में क्यों आया, ये मतलब क्या क्या सोच के क्यों दिया है, मतलब दो फोकल लेंथ दे दिया क्वेश्चन में कि फोकल लेंथ ये है, और यू और वी के वैल्यूज भी दे दिए, और आपको चेक करना है कि किस वैल्यू का आंसर मैच नहीं कर रहा। हद हो गई, मतलब ये तो सतयुग आ गया हमारी दुनिया में, ये तो मतलब हम क्या कहें, जो जिसने ये सवाल बनाया वो मिलेगा तो हम गले ही लगा लेंगे, यार क्या पूछ रहे हो, लग रहा है तुम चाहते हो कि सबका सिलेक्शन मतलब सबके नंबर अच्छे आए। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमने लिख लिया, इसलिए मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस वी बाई यू, माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो सवालों की, मैग्निफिकेशन के एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, देखो जरा। चलिए, अ कॉनकेव मिरर फॉर फेस व्यूइंग has a focal length of 0.4 meter, 40 centimeter. The distance at which you hold the mirror from your face in order to see your image upright with magnification of 5 मैग्निफिकेशन है। ये वो मिरर है कॉनकेव मिरर जो तुम्हें डेंटिस्ट के यहां दिखता है, ये डेंटिस्ट वाला है। डेंटिस्ट वाले मिरर में आपको, आप हो सकता है डेंटिस्ट के यहां गए हो, मैं तो गया था, तो उसमें ना वो जो छोटा सा मिरर होता है तुम्हारे मुंह में घुसा देते हैं और दांत के बिल्कुल पास रखते हैं, तब जाके आपके दांत का बड़ा इमेज दिखता है। जब आप सैलून में इस मिरर को देखते हैं तो दूर से देखने पर बिल्कुल धुंधला दिखता है, कुछ समझ नहीं आता कि चेहरा अपना कहां है, लेकिन एक लिमिट के पास आ जाए, यानी हम फोकस के अंदर आ जाएं, तब जाके अपराइट बड़ा इमेज पीछे बनता है। तो दोनों मिरर वर्चुअल इमेज बना सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल, लेकिन कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज हमेशा एनलार्ज बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज हमेशा छोटा बनाता है। मैं दो बातें बोल रहा हूं, आपको समझना। रियल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग दोनों मिरर वर्चुअल इमेज बनाते हैं, रियल ऑब्जेक्ट हो तो दोनों मिरर से वर्चुअल इमेज बनता है, पीछे बनता है, लेकिन दोनों इमेज में डिफरेंस है। कॉनकेव वाला मिरर हमेशा बड़ा इमेज बनाता है, बड़ा वर्चुअल इमेज, और कॉन्वेक्स मिरर अभी पिछले सवाल में करा तो हमेशा ही छोटा इमेज बनाता है। ये थोड़ा याद रखना आप लोग, क्योंकि वर्चुअल इमेज सुनते ही हमारे दिमाग में कई बार कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स चलने लगता है, कॉनकेव भी बना रहा, कॉन्वेक्स भी बना रहा। खैर, यहां पे अभी क्या मैग्निफिकेशन का वैल्यू दे दिया, तो मैग्निफिकेशन को मैंने +5 बोल दिया। +5 क्यों? क्योंकि अपराइट इमेज का मतलब है सेम ऊपर की तरफ ही इमेज बना, इरेक्ट इमेज भी बोलते हैं अपराइट। +5 इक्वल टू फोकल लेंथ दिया 40 सेंटीमीटर और डिस्टेंस यानी यू पूछा है, हमारा आंसर होता -f अपॉन यू माइनस एफ। अपराइट 5 इक्वल टू -f अपॉन यू की जगह पता लगाना है तो यू को यू ही लिख दिया। 5u प्लस 200 इक्वल टू 40। माइनस के साथ आंसर आ रहा है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट ही है, माइनस भी आ रहा है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर आपको चेहरा रखना है,
लेकिन 32 सेंटीमीटर पे आंसर आ गया। माइनस हमारा ये बिलीफ कंफर्म कर रहा है कि हमने जो वैल्यू निकाला है उसके लिए रियल ऑब्जेक्ट अलाउड है। यहां पे चेहरा है 32 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, यानी ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर ही रखना पड़ेगा। लेकिन सर ये तो पूरी लिस्ट होती है जिसको हमें याद करना पड़ता। अभी आपको लिस्ट से निजात दिलाते। इस सवाल में बोल रहा कॉनकेव मिरर गिव्स एन इमेज 3 times as large as the object placed at a distance 20 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ। लेकिन सवाल में ये नहीं बोला कि ये जो 3 times as large इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है, ये इमेज रियल है कि वर्चुअल। आप समझो, जो कॉनकेव मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर, उसके सामने अगर रियल ऑब्जेक्ट हो, रियल ऑब्जेक्ट हो, तो रियल इमेज भी बनता है, डिमिनिश्ड बना सकता है, और रियल इमेज एनलार्ज्ड भी बना सकता है, यानी मैग्नीफाइड भी बना सकता है, और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। लेकिन ये वर्चुअल इमेज ओनली एनलार्ज्ड बनाता है। अब क्योंकि यहां पे लिखा है 3 times इमेज बना रहा है, तो 3 times रियल इमेज भी बन सकता है और 3 times वर्चुअल इमेज भी बन सकता है। इसका मतलब है 2 आंसर सही हैं, इसमें 2 ऑप्शन सही आएंगे। और कॉन्वेक्स मिरर अगर लें, और कॉन्वेक्स मिरर के सामने रियल ऑब्जेक्ट रख दे, सामने ऑब्जेक्ट रख दे, तो केवल ओनली वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। तो दिमाग में रखिए कि ये लार्ज एंड लार्ज इमेज बना रहा है, 3 times बोल दिया तो ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है, रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है। रियल बनाया तो मैग्निफिकेशन -3 लिखना पड़ेगा, और फिर मैंने -f अपॉन u माइनस f लिखा, u की जगह लिखा -20 और -f। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ गया -60 -3f इक्वल टू f। f इधर भेज दिया तो 4f इक्वल टू -60 आया, f का वैल्यू आया -15 सेंटीमीटर। माइनस की चिंता मत करो, ये कॉनकेव है इसलिए माइनस आ ही रहा है। दूसरा हमने मैग्निफिकेशन का वैल्यू लिखा +3 वर्चुअल इमेज के लिए, ये रियल के लिए लिखा, रियल के लिए, और अभी मैंने लिखा कि वर्चुअल में भी बड़ा हो सकता है ये इमेज, तो वर्चुअल के लिए लिखा +3 इक्वल टू -f अपॉन u माइनस f, यानी कि -20 -f, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो -60 -3f इक्वल टू -f। इस -3f को इधर भेज देंगे तो सॉरी -f, -3f को इधर भेज देंगे तो +2f हो जाएगा, +2f इक्वल टू आ गया, तो f का वैल्यू आया -30। माइनस का साइन बता ही रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है, लेकिन 2 ऑप्शन सही है, बी एंड सी, बी एंड डी, सॉरी। अरे नहीं रे, 10वां सेंटीमीटर कहां आ गया, 30 एंड 15 आया रे। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, यानी इफ अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इज lying on principal axis। याद रखिए ये ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा है कि इस साइज से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहे, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, उसको हमने du लिखा है। इसी तरह से इमेज बन रहा है v पे और साइज ऑफ इमेज भी इतना छोटा है कि हम उसके साइज को dv कह रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट का साइज इस, जैसे ऐसे बोला ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है और ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर का है, तो आपको यह नहीं सोचना
कि ऑब्जेक्ट का इधर वाला एंड 30 पे रखा है या दूसरा वाला एंड 30 पे रखा है। ऑब्जेक्ट 30 पे रखा है, बट ऑब्जेक्ट का साइज 1 मिलीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर व 1 मिलीमीटर ऐड करने से ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तब आपको यह फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का लगाना है। इसका फॉर्मूला का आंसर -mt² होता है, यानी -v²/u²। आया कैसे? 1/v + 1/u = 1/f था, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dv/v² + du/u² = 0 हो जाएगा। इसका मतलब dv/du = -v²/u² हो जाएगा, और v/u तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था और इसको ही लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज dv/du = -mt²। आप ऐसे लिख लो, यहां पे भी लिख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज -f/u-f का होल स्क्वायर, f/u-f। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा रख दिया जाए, ऐसे बोल रहा 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट था, फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का लेंथ है 1 मिलीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। चलो 30 कर देते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ये सामने। तो आपको बताना है फाइंड साइज ऑफ इमेज। जैसे करते थे पहले वैसे नहीं करना, उसका स्क्वायर कर देना है। ट्रांसवर्स के मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कर देना है तो साइज ऑफ इमेज आ जाएगा। तो आपको लिखना है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज dv/du is -f/u-f का होल स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसमें वो dv = du का वैल्यू दिया 1 मिलीमीटर, इसको 1 मिलीमीटर लिख दिया, इनटू f की जगह दिया है 20, -20 कर दिया, अपॉन u की जगह लिख दिया 30, -30 कर दिया, और f की जगह 20 कर दिया, होल स्क्वायर। तो ये 20/10 मैग्निफिकेशन 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आंसर 4 मिलीमीटर आ गया। तो 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था, तो 4 सेंटीमीटर का इमेज, 4 मिलीमीटर का इमेज आपको दिखाई देगा। लग रहा है बहुत ऊंचा सवाल हो गया। पढ़ो जरा। ये प्रीवियस ईयर जेई का सवाल है, एडवांस में आया है 100 साल पहले। लिखा है अ शॉर्ट, देखो यहां शॉर्ट लिख दिया, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट लेंथ b लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द मिरर। फॉर्मूला हमारा था इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट के साइज को b बोल दिया, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज इज -f/u-f का होल स्क्वायर, ये था। अब इसमें इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइज ऑफ इमेज इज b इंटू
एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर। यहां माइनस हमने जरूर लगाया है, लेकिन इन्होंने चारों ऑप्शन में माइनस नहीं बोला, क्योंकि इनको नहीं चाहिए कि ऑब्जेक्ट सीधा बैठा है कि उल्टा बैठा है, अपोजिट में बैठा है, तो माइनस साइन हटा दिया है, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो केवल साइज ऑफ इमेज निकाला, तो बी एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर। पिछले बार वाला 4 मिलीमीटर आया था आंसर। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, आप मुझे आंसर बताना। मान लीजिए इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है 20। तो क्वेश्चन समझना, अ स्मॉल स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड 1 मिलीमीटर is kept at 25 centimeter from the mirror. From the mirror. Find length of perimeter of the image. जैसे कि अगर आप मुझे पूछो ये स्क्वायर फ्रेम है तो इसके पूरे पेरीमीटर का साइज कितना है, तो हम बोलेंगे 4 साइड्स दी हुई हैं, 4 साइड्स का अगर मैं सम कर दूं तो ये 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, यानी टोटल जो वायर बना होगा, लगा होगा इसको बनाने में, वो 4 मिलीमीटर का पेरीमीटर होगा ऑब्जेक्ट का, ये 1 1 1 1। लेकिन जब इसका इमेज बनेगा तो इमेज किस साइज का बनेगा, यानी इमेज का पेरीमीटर बताओ। इमेज का पेरीमीटर बताना है, यानी इमेज का साइज कितने का बनेगा। इमेज में भी 4 डंडे बनेंगे, 4 डंडे बनेंगे। हां, तो जो डंडे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं उसमें ट्रांसवर्स वाला मैग्निफिकेशन लगेगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर के छोटे साइज के ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन जो डंडे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेटे हुए हैं उनमें लॉन्गिट्यूडनल वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा। अब आप बताओ कि किस फॉर्मूले में क्या मामला बन रहा है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो उससे हमको पता चलेगा कि क्या फाइनल आंसर आएगा। चलिए स्टार्ट करें। अगर इसका हम नॉर्मली मैग्निफिकेशन देखें तो मुझे ऐसा दिख रहा है एफ अपॉन यू माइनस है, एफ की जगह लिख दिया 20, साइन वाइन की चिंता नहीं, चलो माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू की जगह लिखा है -25, माइनस एफ की जगह लिख दिया +20, तो यहां नीचे बचेगा -5, ऊपर बचेगा -20, कैंसिल करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, यानी कि जो यूजुअल पुराना बचपन वाला मैग्निफिकेशन है वो यही फॉर्मूला होता था, ये 4 गुना, यानी 1 मिलीमीटर का हाइट में 4 मिलीमीटर हो जाएगा, ये 4 मिलीमीटर हो जाएगा, ये साइड भी 4 मिलीमीटर हो जाएगा। लेकिन ये जो किनारे किनारे वाले साइड हैं ये एम्प्टी स्क्वायर हो जाते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज एम्प्टी स्क्वायर। तो एम्प्टी स्क्वायर करेंगे तो ये 16 मिलीमीटर के हो जाएगा और ये भी 16 मिलीमीटर का हो जाएगा। हालांकि वैल्यूज थोड़े बड़े हैं लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है,
तो इमेज ये 16 मिलीमीटर का और ये भी 16 और ये वाले 4 मिलीमीटर के, तो 4 + 16 हो गया 20 और ये भी 4 + 16 20 हो गया, चारों साइड मिला के हो गया, क्योंकि ये भी 1 मिलीमीटर, 1 से मल्टीप्लाई करो 16 को, 1 × 16 यहां पे लिखा हो ना, b × mt स्क्वायर, b × mt स्क्वायर, इस f/u - f का वैल्यू आया है 4, तो पहला मैग्निफिकेशन करेंगे तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b मतलब 1 मिलीमीटर, 1 × 4, 1 × 4, तो दो वर्टिकल साइड्स तो मिल गई 4 मिलीमीटर की और दो हॉरिजॉन्टल साइड्स हो गई 16, उसका स्क्वायर हो जा रहा है, तो 16 मिलीमीटर की, तो हमको टोटल पेरीमीटर 16 + 4, 16 + 4 यानी कि 40 मिलीमीटर का मिलेगा। न्यूटन्स फॉर्मूला कर लेते, इफ ऑब्जेक्ट एंड image distance are measured from focus, तो सर फोकस से हम तो पहले मेजर करते नहीं थे, पहले तो पोल से करते थे, इंस्टेड ऑफ पोल के बजाय फोकस से अगर मेजर करें तो न्यूटन ने फॉर्मूला बताया एज XO एंड XI। आप समझो, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको मैं XO बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट का X, और दूसरा जो डिस्टेंस है इमेज का डिस्टेंस XI बोल रहा हूं। एज XO एंड XI रिस्पेक्टिवली फोकस से मेजर करना है तो न्यूटन फॉर्मूला है XO × XI = f²। अब इस न्यूटन फॉर्मूले का चमत्कार दिखाता हूं आपको। अरे बाप रे बाप, आज तो ज्यादा पढ़ाई हो ही नहीं पाई, लग रहा क्लास बहुत लेट स्टार्ट हुई थी क्या? 5 मिनट और ले लें, 5 मिनट और ले लें। बोलो भाई, 5 मिनट और खींचे, केवल 5, 11:35 तक, पूछने में ही 2 मिनट लग गए। तो XO × XI = f² है। इस फॉर्मूले में बड़ी जान है, लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं और कोई सवाल इससे सॉल्व नहीं करते। ये XO × XI बहुत जबरदस्त चीज है, ध्यान से देखो क्या है कि अगर मैं ये बोलूं कि जैसे ये मिरर है और ये इसका फोकस है, तो फोकस को मैंने अगर x = 0 मान लिया तो ऑब्जेक्ट या तो इसके लेफ्ट में रखा होगा या राइट में रखा होगा। अगर डिस्टेंस फोकस से मेजर करेंगे, ये पोल होता है और यहां सेंटर होता है, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस भी f होता है और फोकस से सेंटर का डिस्टेंस भी f होता है। तो और यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और इसके राइट साइड को हम जैसे इंसिडेंट रे में लेते थे कि राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो इसमें भी राइट साइड पॉजिटिव ले रहे हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन फोकस पे ही हम लोग ओरिजिन को मान रहे हैं, जैसे पोल से मानते थे डिस्टेंस वहां से यहां से ले रहे हैं। तो इसमें एक बहुत जबरदस्त बात समझ में आई कि XO × XI अगर f² है तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव रखो या नेगेटिव, ये जो राइट साइड में लिखा है ये हमेशा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि f² है, f²। चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, 2 मिनट बस सुन लो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, फिर आप खुद ही कर लेना। f² लिखा है तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ही पॉजिटिव है तो एक नंबर अगर पॉजिटिव आएगा तो दूसरा नंबर भी पॉजिटिव आएगा, अगर एक नेगेटिव आएगा तो दूसरा भी नेगेटिव आएगा। अब इसका मतलब यह हो गया कि एक पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट ही पॉजिटिव बन सकता है, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव ही होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव मतलब होता है लेफ्ट राइट। तो एक बात आपको याद कर लेनी है अब हमेशा कि किसी भी मिरर में अगर ऑब्जेक्ट फोकस के राइट में है, फोकस के राइट में, तो इमेज हमेशा फोकस के राइट में रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट में है तो इमेज हमेशा फोकस के लेफ्ट में रहेगा। अगर आपको वो टेबल रटने की आदत है तो अब वो आदत भूल जाओ, टेबल याद नहीं करना। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट से
फोकस और इंफिनिटी, सेंटर और इंफिनिटी के बीच में तो इमेज F और 2F के बीच में, ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में तो इमेज यहां पे, फिर ऑब्जेक्ट F और पोल के बीच में इमेज यहां, ऑब्जेक्ट पोल के पीछे, वो सब रटने की जरूरत अब नहीं है। तो क्या करना है, इसी फॉर्मूले से कर देना है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि ऑब्जेक्ट फोकस के राइट में यहां O रखा है ऑब्जेक्ट, तो तुम कहोगे ऑब्जेक्ट अगर राइट में है तो इमेज भी फोकस के राइट में बनेगा। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये मैंने अगर देखा तो ये डिस्टेंस देखो छोटा लग रहा है F से छोटा। तो मैंने ये बताया कि अगर XO का वैल्यू मैं F लिख दूं तो XI का वैल्यू भी F हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि F इंटू F ही तो F स्क्वायर होता है। तो अगर XO का वैल्यू मैं लेस देन F लिख दूं तो XI का वैल्यू ग्रेटर देन F हो जाएगा। बिल्कुल सही, अगर 10 इंटू 10 होता है 100, तो अगर यहां 9 लिखेंगे तो यहां 11 हो जाएगा। भाई यहां पे 8 समझ गए ना, तो वैल्यू यहां 8 लिखेंगे तो 12.5 हो जाएगा, मतलब एक नंबर छोटा करेंगे दूसरा नंबर बढ़ेगा। तो हमने लिखा अगर XO ग्रेटर देन F होगा तो XI लेस देन F हो जाएगा। अरे सर ये तो बहुत मजेदार चीज हो गया। तो मैं आपको बताता हूं, अगर ऑब्जेक्ट फोकस से उतना दूर है जो डिस्टेंस लेस देन F है, क्योंकि F और P के बीच में और F और C के बीच में डिस्टेंस F होता है, यानी ऑब्जेक्ट अगर इनके बीच में कहीं रखा है तो ऑब्जेक्ट राइट में है तो राइट में F से बड़े डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही F से बड़े डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर फोकस के नजदीक आ रहा है तो इमेज सेंटर और पोल के बियॉन्ड बनेगा, लेकिन राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट। क्या ये खेल समझ गए? जबरदस्त फॉर्मूला है, न्यूटन ने बहुत पीएचडी करा था और इसीलिए उसने ये वाला फॉर्मूला लिया था, क्योंकि फोकस पे ओरिजिन मार दो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है, फोकस पे ओरिजिन शिफ्ट कर दो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास लाओगे वैसे वैसे डिस्टेंस इमेज का बढ़ेगा। तो खेल समझ गए आप कि अगर मैं किसी भी प्रिंसिपल, ये कौन सा मिरर है, ये कोई भी मिरर हो भाई, हम अंदर सिल्वर करेंगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, बाहर सिल्वर करेंगे तो कॉन्केव हो जाएगा। ये जगह क्या है, पोल है, ये जगह क्या है, फोकस है, ये जगह क्या है, सेंटर है। तो बस आपको खेल ऐसे खेलना है। कैसे सर? अगर आपने यहां लिखा, अगर आपने, ओहो मैंने ज्यादा चिपका दिया, ये देखो, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। अब आपको खेल ऐसे खेलना है, यहां पे लिखा 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 3, यहां लिखा, किसी भी मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे 4 हिस्सों में ब्रेक कर लो और 1 का 2 लिख दो, 2 का 1 लिख दो, 3 का 4 लिख दो, 4 का 3 लिख दो। फोकस के राइट में ऑब्जेक्ट है तो राइट में इमेज बनेगा, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट में बनेगा, लेकिन 1 पे रखोगे तो 2 पे बनेगा और 2 पे रखोगे तो 1 पे बनेगा, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी है। 3 पे रखोगे तो 4 पे बनेगा, 4 पे रखोगे 3 पे बनेगा। किसी भी इमेज में किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज पता लगाना कहां बनेगा तो आप आसानी से टक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, 4 हिस्से ड्रॉप करो। कैसे? देखो पोल आपको दिखाई दे जाएगा, फोकस और सेंटर आप ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि जो कर्वेचर आता है उसी का सेंटर बनेगा, उसी पोल और सेंटर के बीच में ही फोकस आएगा। तो आप ये भी नहीं कह सकते सर हमें क्या पता पीछे फोकस तो नहीं है। अगर जैसे ही आपने सेंटर फोकस पोल बनाया तो प्रिंसिपल एक्सिस 4 हिस्से में ब्रेक हो जाएगी। तो आप इस 4 हिस्सों में 1 2 3 4 लिख दीजिए। 1 का इमेज 2, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 2, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। तो अगर ऑब्जेक्ट 1 पे है तो इमेज 2 पे बनेगा, अगर 2 पे, तो समझ गए? अगर मैं ऑब्जेक्ट को 1 से ऐसे खिसकाऊं, फोकस के नजदीक की तरफ ले जाऊं, तो इमेज फोकस से दूर चलेगा और दोनों एक दूसरे को सेंटर पे क्रॉस करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ ले जाऊं ऐसे, तो ऑब्जेक्ट चलते चलते जैसे सेंटर पे आएगा, इमेज फोकस से खिसकता हुआ सेंटर पे क्रॉस करेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर अंदर ले जाएंगे तो इमेज ऐसे बाहर चला जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी ऑब्जेक्ट को अगर पोल से फोकस की तरफ लाएं तो इमेज पोल से बाहर इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, पीछे। अगर आप ये खेल समझ गए तो आप सारे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां, ये कैलकुलेट कर पाएंगे। नमस्कार। इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, जल्दी से हो जाएगा। राम राम।